हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन टीसी चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। हमारे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो है और इसमें इंपॉर्टेंट जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, बेसिकली एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल फिनोल, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल। देखो मेरा जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल में हमारे जो बॉन्ड होते हैं, अल्कोहल में हमारा ये होता है ROH। अगर हम जनरल फार्मूला लिखेंगे तो इसमें हमारे दो तरह के बॉन्ड हैं। एक तो बॉन्ड प्रेजेंट है हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, एक तो ये बॉन्ड प्रेजेंट है। दूसरा बॉन्ड हमारा प्रेजेंट है, ये तो हमारा बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच। दूसरा हमारा बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, जो कि अल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच है। दिस बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ पे दो तरह के हमारे बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं अल्कोहल में, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच और एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। तो यहाँ जो हमारे अल्कोहल में रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल आर टू टाइप्स। तो इसमें दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, अल्कोहल शो करते हैं। एक तो रिएक्शन ये शो करेंगे, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और एक जो रिएक्शन ये शो करेंगे वो करेंगे रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो दो तरह की रिएक्शन ये शो करेंगे, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से, एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होने की वजह से। क्योंकि हमारा अल्कोहल में यही टू टाइप्स के बॉन्ड हैं, ये एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच है, ठीक, एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच है। तो इन दोनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से अल्कोहल हमारी ये रिएक्शन शो करेंगे, ठीक है। अब दूसरा, इसमें जो हमारा अल्कोहल मॉलिक्यूल है ये दो तरह से काम करता है। अल्कोहल मॉलिक्यूल, ये आप याद रखें, दैट अल्कोहल मॉलिक्यूल can act as nucleophile as well as electrophile। तो ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह बिहेव करता है, ठीक है, अल्कोहल मॉलिक्यूल। ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा MCQs में कि अल्कोहल मॉलिक्यूल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल बोथ। तो इट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल बोथ, ठीक है। आगे इसमें अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कब करेगा और इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कब करेगा, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखो, इफ़ अल्कोहल मॉलिक्यूल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक। तो अगर अल्कोहल मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। वो समझ लेते हैं रिएक्शन के थ्रू। देखो, जैसे हमारे पास ये अल्कोहल मॉलिक्यूल है ROH, ठीक है, और ये हमारे पास कार्बोकैटायन है, ठीक। अब देखो, जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये तो हमारा हो गया इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या हो गया बेटा? इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। और यहाँ हमारा ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये हमारा क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा कार्बन पॉजिटिव पे, ठीक है, और हमारा जो कंपाउंड बनेगा इंटरमीडिएट वो ये बनेगा। ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर किसको ट्रांसफ़र कर दिए? कार्बन पॉजिटिव को, और कार्बन पॉजिटिव हो गया आपका न्यूट्रल, ठीक है। ये कंडीशन मिली। और प्लस चार्ज किस पे आ गया? ऑक्सीजन पे। भाई ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर किसको दिए? कार्बन प्लस को, ठीक है। और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया, कार्बन का प्लस चार्ज न्यूट्रल हो गया क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी यहाँ से प्रोटॉन जाएगा, ये H+
और ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा ये। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें कि जब हमारा अल्कोहल मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, जब भी हमारा एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, तो हमारा बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड, ये तो ब्रेक हो रहा है हमारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्लियर हो गया, अगर अल्कोहल मॉलिक्यूल एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल तब बॉन्ड ब्रेक होगा OH बॉन्ड ब्रेक। ठीक, क्लियर। दूसरा देखो, इफ़ अल्कोहल मॉलिक्यूल act as electrophile, तो ये अगर इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, ठीक है, तो बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच। एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल देन बॉन्ड ब्रेक बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इनके बीच बॉन्ड ब्रेक होगा। कैसे, वो देख लो। हमारे पास अगेन हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल, ये है हमारे पास अल्कोहल मॉलिक्यूल। ठीक है, पहले इसका हमने इलेक्ट्रोफाइल बनाया, H+ प्रोटोनेशन किया अल्कोहल का, और ये क्या बन गया ROH2+। ठीक, ये बन गया। अब दूसरा हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है Br-। ठीक है, Br- के साथ इसका रिएक्शन होना है। तो देखो होगा क्या, Br- आपका ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे जब Br- इस पर अटैक करेगा, ठीक है, ये यहाँ से हमारा बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाटर बाहर जाएगा -H2। तो हमारा जो कंपाउंड मिलेगा हमें क्या मिलेगा, RBr+H2O, ये कंपाउंड हमें मिला अल्काइल ब्रोमाइड। तो भैया ध्यान से देखो, जब Br- जो कि एक क्या है, न्यूक्लियोफाइल, क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, जब उसने अटैक किया कार्बन के ऊपर तो हमारा वाटर गया। तो देखो बॉन्ड कौन सा ब्रेक हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो ये ध्यान रखो, जब ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या हो गया इलेक्ट्रोफाइल। तो जब अल्कोहल मॉलिक्यूल एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा तो बॉन्ड किसके बीच ब्रेक होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा। आई बात समझ। ठीक है, तो ये हमें याद रखना हमेशा, दैट अल्कोहल कैन एक्ट, अल्कोहल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, अल्कोहल कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल as well as न्यूक्लियोफाइल। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, आपका नीट में क्वेश्चन बन सकता है, बोर्ड में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, थ्रू द रिएक्शन भी आपको समझा दिया है। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे अब रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, पहले इसमें रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ये है रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, OH बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से जो रिएक्शन हमें देखने को मिलती है, उन रिएक्शन को हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमारा फर्स्ट एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल, ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। आपके नीट के लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको नीट में, बोर्ड में, अल्कोहल्स एंड फिनोल्स, ये बता देंगे किस तरह से इसमें क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो देखो एसिडिक नेचर की अगर हम बात करें तो एसिडिक नेचर को हम शो कर सकते हैं विद रिएक्शन विद सोडियम मेटल। तो देखो अगर अल्कोहल का रिएक्शन हम सोडियम मेटल के साथ कराते हैं तो एक जनरल सी रिएक्शन है, कोई भी मेटल जब रिएक्शन करेगा एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। तो अगर सोडियम मेटल को हम रिएक्शन करा दें, सोडियम मेटल का रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराएं, ठीक है, तो इसमें हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, RO- Na पॉजिटिव। ठीक, प्लस हमारा क्या रिलीज़ हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जो भी मेटल है, जब कोई मेटल किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है तो वो जो दूसरा कंपाउंड होता है वो होता है हमारा एसिड।
आई बात समझ। कोई भी मेटल जब किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा तो उस कंपाउंड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक। तो इस रिएक्शन से ये शो कर हो रहा है कि जो अल्कोहल है वो नेचर में कैसा होता है, एसिडिक होता है। और यहाँ पे हमारा ये बनेगा सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है, एल्कोक्साइड की। और अगर जनरल रिएक्शन कराएं तो देखो सोडियम इथेनॉल के साथ रिएक्शन कर लेगा C2H5OH, और ये हमारा कंपाउंड बनेगा C2H5O माइनस Na पॉजिटिव प्लस हाइड्रोजन गैस हमारा रिलीज हो जाएगा। और इस कंपाउंड को हम बोलेंगे सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड, ठीक है। क्योंकि एल्काइल ग्रुप कौन सा है, ये एल्काइल ग्रुप कौन सा है, इथाइल है, तो क्या हो जाएगा सोडियम इथोक्साइड। दूसरा हम इसमें रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन विद NaOH, रिएक्शन विद NaOH। अल्कोहल की रिएक्शन अभी पढ़ रहे हैं, फिर फिनोल की पढ़ेंगे। रिएक्शन विद NaOH, ठीक है, NaOH के साथ रिएक्शन। अब NaOH क्या है, बेस है, NaOH बेस है हमारा। तो अगर हम अल्कोहल का रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं तो इसमें हमारा सॉल्ट बनेगा, वही सोडियम एल्कोक्साइड बनेगा, RO माइनस Na पॉजिटिव प्लस हमारा क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर। और ये ऐसा रिएक्शन है जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, एसिड बेस रिएक्शन। भाई बेस के साथ कौन रिएक्शन करेगा, बेस के साथ तो दूसरा जो कंपाउंड रिएक्शन करेगा उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होता है ना उसका नेचर, तभी तो बेस के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। दूसरा इसमें हम बात करेंगे अब रिएक्शन विद एल्यूमिनियम मेटल, ठीक है। थर्ड इज रिएक्शन विद एल्यूमिनियम मेटल, रिएक्शन विद एल्यूमिनियम मेटल। एल्यूमिनियम मेटल के साथ भी जो हमारा अल्कोहल है रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। टर्शरी अल्कोहल ले लेते हैं, ठीक है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ टर्शरी अल्कोहल, ये रिएक्शन दिया हुआ है NCERT ने। 3 डिग्री अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल मीन्स 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। इसका रिएक्शन कराएंगे सोडियम मेटल के साथ और हमारा ये कंपाउंड बनेगा यहाँ पर सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराने पर CH3 एंड CH3, ठीक, एंड O होल थ्राइस एल्यूमिनियम, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस, ये हमारा रिलीज हो जाएगा, ठीक है। हमारा टर्शरी एल्यूमिनियम ब्यूटॉक्साइड बन जाएगा ये हमारा कंपाउंड। दूसरा देखो ये तो अल्कोहल के साथ रिएक्शन हो गया। अब बात करेंगे रिएक्शन विद फिनोल, ठीक है, फिनोल के साथ रिएक्शन। तो रिएक्शन ऑफ फिनोल, क्योंकि फिनोल भी एसिडिक होता है नेचर में, तो ये भी सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन देगा। रिएक्शन ऑफ फिनोल, रिएक्शन ऑफ फिनोल विद सोडियम मेटल, विद सोडियम मेटल। तो सोडियम मेटल के साथ ये रिएक्शन करके क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा ये, ठीक है। वही जो सेम अल्कोहल के साथ रिएक्शन किया है। तो देखो फिनोल जो हमारा, ये भी सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, OH प्लस सोडियम मेटल, तो हमारा सोडियम फिनोक्साइड बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड, O माइनस Na पॉजिटिव, ठीक, प्लस हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा, ठीक, आई बात समझ। तो ये क्या है हमारा सोडियम फिनोक्साइड, ठीक है। और इसकी रिएक्शन फिनोल का रिएक्शन NaOH के साथ भी हो सकता है, ठीक है। रिएक्शन विद NaOH, रिएक्शन विद NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। केमिकल डिस्टिंक्शन टेस्ट एक साथ पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है, वो एक साथ करा दूँ मैं आपको। अब देखो फिनोल का रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या है आपका, बेस है। फिनोल इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, तो फिनोल का नेचर कैसा होगा, एसिडिक, क्योंकि बेस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे आपका सोडियम फिनोक्साइड बनेगा, सॉल्ट बनेगा ये, प्लस आपका वाटर निकल जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया ये। तो अगर कभी आपको रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड आ रहा है बोर्ड एग्जाम्स में, तो आप एसिडिक नेचर शो करके आ सकते हो। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, शो द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, ठीक है।
तो इसमें नेक्स्ट हम बात करेंगे एज ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। ठीक है, पहले अल्कोहल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। तो देखो याद रखो, जो अल्कोहल है, अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, आर एसिडिक इन नेचर। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, असेसर रीजन में मिल गया तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा असेसर रीजन में। अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड, पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, OH बॉन्ड के पोलर नेचर होने की वजह से अल्कोहल क्या होते हैं, नेचर में एसिडिक होते हैं। दूसरा, एसिडिक नेचर जो होता है हमारा, एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। एक आप ये भी याद रखें कि जो एसिडिक नेचर होती है वो माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और प्लस आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक नेचर। ठीक है, तो यहाँ देखो एक हमारे पास ये कंपाउंड है अल्कोहल्स में। ठीक है, अल्कोहल के एसिडिक नेचर में। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा माइनस आई इफेक्ट है, यानी जो माइनस आई इफेक्ट, वो ऐसे माइनस आई इफेक्ट ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, और प्लस आई इफेक्ट ऐसे ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं या इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे एक रीज़न आता है, दैट रीज़न ये आता है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, दैट हाउ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है, इलेक्ट्रॉन रिपेल करता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रिड्यूस एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स, है ना, ये रीज़न है। फिनॉल का भी सेम केस हो जाएगा, फिनॉल में भी यही रीज़न आएगा, दैट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसे एसिडिक नेचर अल्कोहल्स की कम कर देते हैं। तो रीज़न है इसमें दैट इट इज़ ड्यू टू डिक्रीज in polar nature of OH bond due to increase in electron density on oxygen by the इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। EDG क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेंगे ऑक्सीजन की तरफ, और जब ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, और ऑक्सीजन पे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो OH बॉन्ड का जो नेचर है, पोलर नेचर, वो कम हो जाएगा, और पोलर नेचर कम होने की वजह से एसिडिक नेचर कम हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। जबकि जो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, वो पोलर नेचर को बढ़ा देते हैं। ठीक है, वाइल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, और ग्रुप विच शो माइनस आई इफेक्ट, और ग्रुप विच शो माइनस आई इफेक्ट decrease electron density on oxygen, decrease electron density on oxygen of alcohol, hence decreasing polar nature of
OH सॉरी माइनस आई इफेक्ट ना, हाँ माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन ऑफ अल्कोहल्स हैंस इंक्रीजिंग polar nature of OH bond, so acidic nature of alcohol increase, तो इसलिए अल्कोहल का एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि OH का जो पोलर नेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से पोलर नेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर की। देखो हमारे पास एक तो 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है 1 डिग्री अल्कोहल CH3 CH2OH। एक हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल ही हो जाएगा CH3 CHOH। एक हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल है, एक टर्शरी अल्कोहल जिसको हम कह सकते हैं, उसका ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका टर्शरी अल्कोहल का। और यहाँ पे ध्यान से देखो, जो हमारे OH ग्रुप CH3 ग्रुप होते हैं प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, CH3 कैसे इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई। ठीक है, और हमें पता है कि जो एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक नेचर इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, प्लस आई इफेक्ट। इट मीन्स अगर प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर डिक्रीज। ठीक है, आई इफेक्ट अगर बढ़ेगा, प्लस आई बढ़ेगा, तो एसिडिक नेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और देखो 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री जाने पे क्या हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है। भाई यहाँ पे 1 प्लस आई है, यहाँ पे 2 प्लस आई है, और यहाँ 3 प्लस आई है। तो प्लस आई इंक्रीज होने के साथ एसिडिक नेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज करेगा। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। तो 1 डिग्री अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन 2 डिग्री, 2 डिग्री अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन 3 डिग्री अल्कोहल। यही आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल में, कि 1 डिग्री अल्कोहल का एसिडिक नेचर 2 डिग्री से ज़्यादा होता है, 2 डिग्री का 3 डिग्री अल्कोहल से ज़्यादा होता है एसिडिक नेचर। रीज़न बेस्ड ऑन प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, इसके बेसिस पे बेस्ड ऑन प्लस आई इफेक्ट, बेस्ड ऑन प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे हमारा ये ऑर्डर आएगा। तो प्लस आई इंक्रीज होने के साथ क्या होगा, हमारा एसिडिक नेचर डिक्रीज करेगा। क्लियर। दूसरा इसमें हम एसिडिक नेचर की बात करेंगे अब, दैट अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर, वाटर से कम एसिडिक होते हैं, क्योंकि जब अल्कोहल को वाटर के साथ ट्रीट कराएंगे तो वाटर क्या H+ डोनेट कर देता है इसको, और ये क्या बन जाता है ROH2+, एंड प्लस हमारा क्या बन जाएगा OH-। और जो प्रोटॉन डोनर होते हैं वो क्या होते हैं हमारे एसिड। तो अल्कोहल लेस एसिडिक होता है वाटर से, वाटर ज़्यादा एसिडिक होता है किससे, अल्कोहल से। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे एसिडिटी ऑफ फिनोल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एसिडिटी ऑफ फिनोल का, तो इसमें अगर हम डिस्कस करें फिनोल के बारे में, दैट फिनोल are more acidic, phenol is more acidic, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका रीजन बनेगा, इज मोर एसिडिक देन एलिफेटिक अल्कोहल। और कोई भी एलिफेटिक अल्कोहल ले सकते हैं, आइदर इथेनॉल, मिथेनॉल, देन एलिफेटिक अल्कोहल ड्यू टू
formation of resonance stabilize phenoxide ion, resonance stabilize phenoxide ion। तो ये फिनोक्साइड रेजोनेंस स्टेबलाइज फिनोक्साइड आयन बनता है फिनोल के केस में, इसलिए ज़्यादा एसिडिक होता है। क्योंकि हमारा जो एसिडिक नेचर है, अगर आपको याद हो, एसिडिक नेचर हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पे भी डिपेंड करता है। एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो एसिडिक नेचर इस पर भी डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पे। ठीक है, तो हमें एसिडिक नेचर देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। एक ये फैक्टर भी होता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। और फिनोल आपका जो है मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनाता है फिनोक्साइड आयन, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, इसलिए फिनोल का कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है। देखो जैसे हमने अल्कोहल ले लिया इथेनॉल CH3CH2OH, ठीक है। अब अगर हमें इसका कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो इसमें से हमें H+ निकालना पड़ेगा और ये बनेगा CH3CH2O- प्लस H+। अभी जो इथोक्साइड हमारा बना है, इथोक्साइड आयन, इट इज़ नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। जबकि हमारा जो फिनोल है, हम फिनोल की बात करें और फिनोल में से हम एक H+ निकाल दें तो ये बन जाएगा फिनोक्साइड आयन। क्या बन जाएगा हमारा? फिनोक्साइड आयन O- विच इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज। क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा? रेजोनेंस आ जाएगा, फिनोक्साइड आयन बनेगा रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो अब यहाँ पे देख लो जो कॉन्जुगेट बेस बना है, एक तो हमारा कॉन्जुगेट बेस बना है इथोक्साइड, ठीक है, इथेनॉल से H+ निकाल के, एक तो हमारा ये कॉन्जुगेट बेस बन रहा है इथोक्साइड, एक हमारा बन रहा है फिनोक्साइड कॉन्जुगेट बेस, इसको बोलते हैं फिनोक्साइड कॉन्जुगेट बेस। अब ये जो कॉन्जुगेट बेस बना है फिनोक्साइड, ये कैसे हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यहाँ पे रेजोनेंस आ जाता है, इट इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज। और रेजोनेंस स्टेबलाइज कॉन्जुगेट बेस इज मोर स्टेबल इन कंपेरिजन टू अदर कॉन्जुगेट बेस विच आर नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो यहाँ पे हमारा जो फिनोक्साइड आयन बना है रेजोनेंस स्टेबलाइज है, स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है, इसलिए इसका एसिडिक नेचर भी ज़्यादा है। क्योंकि एसिडिक नेचर किस पे डिपेंड कर रहा है? बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो कभी भी दो कंपाउंड में कंपेयर करना हो किसका एसिडिक नेचर ज़्यादा है, तो उस केस में कॉन्जुगेट बेस बना लेना, H+ निकाल के दोनों कंपाउंड से देख लेना किस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। जिस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा उस कंपाउंड का एसिडिक नेचर भी ज़्यादा होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ जाएगा दैट वाई फिनोल आर मोर एसिडिक देन एलिफेटिक अल्कोहल, दे आर मोर एसिडिक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइज फिनोक्साइड आयन। ठीक है, ये अंडरलाइन कर लेना, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइज फिनोक्साइड आयन, ये रीज़न रहेगा। आए बात समझ? ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे नोट पॉइंट में दैट एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल is directly proportional to electron withdrawing group, is directly proportional to electron withdrawing group and inversely proportional to electron donating group। तो आप याद रखें EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो फिनोल का एसिडिक नेचर इस पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे। ठीक है, क्योंकि याद रखिए आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे? इंक्रीज एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल वाइल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा यहाँ पर आपका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल वाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। ये लाइन आप याद रखें और ये इस पॉइंट से भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, ठीक, ये आप याद रखें। अच्छा, दूसरा अब यहाँ पे क्वेश्चन लगा लेते हैं। ठीक है,
या पहले नोट पॉइंट लिखिए, आप नोट पॉइंट याद रखिए कि जो पैरा सब्स्टिट्यूटेड होता है उसका एसिडिक नेचर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड से ज़्यादा होता है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड का मेटा से ज़्यादा और मेटा का फिनोल से ज़्यादा। ठीक है, ये आप ऑर्डर याद रखें। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्वेश्चन है, एक तो हमारे पास है फिनोल, ठीक, एक हमारे पास है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ये हमारे पास OH हो गया फिनोल, ऑर्थो पोजीशन पर लगा दिया हमने NO2। एक हमारे पास है मेटानाइट्रोफिनोल, OH, मेटा पोजीशन पर लगा दिया NO2। एक हमारे पास है पैरानाइट्रोफिनोल, OH और पैरा पोजीशन पे NO2। और ये इनको हमने नंबरिंग दे दिया, नंबरिंग फर्स्ट, नंबरिंग सेकंड, नंबरिंग थर्ड एंड नंबरिंग फोर्थ। और इसमें कंपेयर करना है हमें एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। ठीक है, तो ये तो फिक्स है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा फिनोल के ऊपर तो उसकी एसिडिक नेचर को वो इंक्रीज़ कर देगा। अब ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है ऑर्थो पे, ये मेटा पे लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और ये पैरा पे लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये तो फिक्स है कि जो आपका फर्स्ट कंपाउंड है फिनोल, उससे तो इन तीनों का एसिडिक नेचर ज़्यादा ही होगा। लेकिन मैंने फिर आपको नोट पॉइंट में ऑर्डर भी लिखा हुआ है, पैरा जो पोजीशन पे लगा होगा अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो उसका जो है ऑर्थो पोजीशन से ज़्यादा होता है। तो अगर यहाँ पे कंपेयर करेंगे आप पैरा पोजीशन पे कौन सा है, इसमें चारों कंपाउंड में पैरा पोजीशन पे आपका है फोर्थ इज़ मोर एसिडिक देन ऑर्थो, और ऑर्थो कौन सा आपका सेकेंड, एंड ऑर्थो से ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, मेटा, और मेटा है आपका थर्ड। ठीक है, थर्ड। और फिर इसके बाद किसका नंबर आएगा, फिनोल फर्स्ट। तो एसिडिक नेचर ऑर्डर जो है आपका ये मिलेगा, फोर्थ इज़ मोर एसिडिक, यानी पैरा इज़ मोर एसिडिक देन ऑर्थो, ऑर्थो इज़ मोर एसिडिक देन मेटा, मेटा इज़ मोर एसिडिक देन फिनोल, मेटा इज़ मोर एसिडिक देन फिनोल। ठीक है, तो ये आपको ऑर्डर याद रखना है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है ऑर्थो, मेटा और पैरा पे, तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है। ठीक है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है आपका ऑर्डर, दैट पैरा, ऑर्थो और मेटा, फिनोल। ठीक है, अब यहाँ पे रीज़न है कि आपका ऑर्थो जो है ये मेटा से, भाई आपका मेटा पोजीशन कम एसिडिक क्यों है, क्योंकि मेटा पोजीशन पे जो हमारा M इफेक्ट होता है, माइनस M इफेक्ट, वो हमारा 0 होता है, ये रीज़न है। ठीक है भाई, NO2 पे जो हमारा M इफेक्ट होता है वो होता है 0 मेटा पोजीशन पे। ठीक है, माइनस M इफेक्ट 0, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस I इफेक्ट लगेगा। अब पैरा पोजीशन पे माइनस I एंड माइनस M दोनों लग रहे हैं, ऑर्थो पोजीशन पे भी माइनस I और माइनस M दोनों लग रहे हैं। बात को समझ लो ज़रा, मेटा पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उसका एसिडिक नेचर पैरा ऑर्थो से कम क्यों है, इसलिए कम है क्योंकि मेटा पोजीशन पे जो M इफेक्ट होता है, माइनस M इफेक्ट, वो होता है 0। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, माइनस I इफेक्ट की वजह से एसिडिक नेचर आएगा। लेकिन अगर हम बात करें ऑर्थो और पैरा की, तो पैरा में माइनस I माइनस M दोनों है, ऑर्थो में भी माइनस I और माइनस M दोनों है। तो मेटा M इफेक्ट आपका डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, जो मेटा M इफेक्ट माइनस M इफेक्ट पैरा पे लगा है वही माइनस M इफेक्ट आपका ऑर्थो पे भी लगा है, लेकिन डिस्टेंस के साथ माइनस I कम होता जाता है। इस हिसाब से देखें तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का एसिडिक नेचर ज़्यादा आना चाहिए था, क्योंकि माइनस I इफेक्ट ऑर्थो पे ज़्यादा लग रहा है, पैरा पे कम लग रहा है, क्योंकि पैरा पे जाने पे माइनस I इफेक्ट की डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ने से माइनस I इफेक्ट कम हो गया, और माइनस I इफेक्ट कम होने का मतलब है एसिडिक नेचर का कम हो जाना। तो पैरा का एसिडिक नेचर कम होना चाहिए था, क्योंकि माइनस I NO2 ऑर्थो पे ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रीज़न क्या है, ऑर्थो का एसिडिक नेचर पैरा से कम क्यों हो रहा है, इट इज़ ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे नोट पॉइंट में याद रखिएगा दैट इन केस ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, इन केस ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनोल ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, द रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोजन डिक्रीज, सो
एसिडिक नेचर डिक्रीज, ये रीज़न है। सो एसिडिक नेचर डिक्रीज कि ऑल्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है ये OH, ठीक है, और ये हमारा NO2 ग्रुप, ठीक है, ये हमारा NO2 ग्रुप। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में, इनके बीच इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इंट्रामॉलिक्यूलर, इसको बोलते हैं हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब मॉलिक्यूल के अंदर ही बॉन्डिंग होने लगे इसको कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो इस इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो हाइड्रोजन है इसकी लीविंग टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, यानी इसका जो H+ का जाने का टेंडेंसी है एज ए प्रोटॉन वो कम हो जाता है, जिस वजह से इसका एसिडिक नेचर पैरानाइट्रोफिनॉल से कम हो जाता है। आई बात समझ? तो ये हमेशा याद रखें, पैरानाइट्रोफिनॉल का ऑर्थो से ज़्यादा होगा, ऑर्थो का मेटा से ज़्यादा होगा और मेटा का फिनॉल से ज़्यादा होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तो आप ये क्वेश्चन याद रखें, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दैट अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। तो एक हमारे पास ये है कंपाउंड फिनॉल, दूसरा कंपाउंड हमारे पास हमने ले लिया ये 2-नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 2-नाइट्रोफिनॉल। तीसरा हमने ले लिया 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल OH, NO2 और NO2, 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल। एक हमने ले लिया 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफिनॉल जिसको हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है, 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक एसिड भी कहा जाता है। तो आप ये याद रखें, कई बार एग्जाम में आपका आ जाता है कि कौन सा इनमें से पिक्रिक एसिड है। दिस इज़ नोन एज पिक्रिक एसिड, 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है, पिक्रिक एसिड। अब यहाँ पे देखो, अगर हम एसिडिक नेचर कंपेयर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो पता है ये NO2 है, NO2 है, NO2 है, तो NO2 क्या आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये तो एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा। तो फिनॉल का एसिडिक नेचर सबसे कम होगा, फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा B का, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रहा है यहाँ पर, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे उतना एसिडिक नेचर बढ़ेगा। C का नेचर और ज़्यादा हो जाएगा B के कंपेरिजन में, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, और C से ज़्यादा होगा D का, क्योंकि यहाँ पे आपके 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। तो अगर ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे तो भी एसिडिक नेचर बढ़ेगा फिनॉल का, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखिए आप, ये दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, दैट अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of acidic nature, एसिडिक नेचर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और आपको ऑप्शन दिए, एक तो आपको दे दिया इन्होंने फिनॉल, ठीक है, दूसरा कंपाउंड इन्होंने दे दिया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, तीसरा इन्होंने आपको दे दिया ऑर्थोक्रिसोल। तो अगर आपको क्रिसोल का स्ट्रक्चर पता है, क्रिसोल के बारे में पता है, तो आपको क्रिसोल के बारे में अगर पता है तो हमारा ये स्ट्रक्चर होता है क्रिसोल का, OHCH3 ऑर्थोक्रिसोल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का ये स्ट्रक्चर होगा हमारा, ये OH लगा होगा और ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा होगा, और फिनॉल का हमारा है ये बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा दो। अब यहाँ पे अगर एसिडिक नेचर कंपेयर करना है तो ये सीधी सी बात है कि जो एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक नेचर ये अभी आपको बताया था, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे तो एसिडिक नेचर कम हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगता है फिनॉल के पास आके तो उसका एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें एसिडिक नेचर, तो जो एसिडिक नेचर सबसे कम होगा वो ऑर्थोक्रिसोल का होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और ऑर्थोक्रिसोल से ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा फिनॉल का, क्योंकि फिनॉल का एसिडिक नेचर तो ऑर्थोक्रिसोल से ज़्यादा ही होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने एसिडिक नेचर कम कर दिया। और फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का, ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल।
ठीक, नेक्स्ट इसमें हम अब डिस्कस करेंगे सेकंड रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ये अभी हमारा रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड ये किस में चला है हमारा, ये चला हमारा रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड एसिडिक नेचर में। दूसरा इसमें है रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड दैट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। बाकी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अब देखो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शंस होती है जिनमें एस्टर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखो अगर अल्कोहल का रिएक्शन हम इनमें से किसी के साथ भी करा दें, लाइक एसिड के साथ करा दें, ठीक है, और एसिड एनाहाइड्राइड के साथ करा दें, एसिड एनाहाइड्राइड, और या फिर एसिड क्लोराइड के साथ करा दें, किसी के साथ भी करा दें अल्कोहल का रिएक्शन, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, एस्टर बनाएगा। क्या बनाएगा ये, एस्टर प्लस साइड प्रोडक्ट मिल जाएंगे आपको, प्लस साइड प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन मेन जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, एस्टर, जिसका स्मेल कैसा होता है, फ्रूट स्मेल होता है, फ्रूट स्मेल, फ्रूट लाइक स्मेल जिसको हम कहते हैं, मीठी मीठी स्मेल आती है, ठीक है। अब यहाँ पे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में किसका फॉर्मेशन होता है ये तो पता चल गया, एस्टर का। और अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, आइदर एसिड के साथ, एसिड एनाहाइड्राइड के साथ, या एसिड क्लोराइड के साथ, ठीक है। अब जैसे हमने अल्कोहल लिया ROH, ठीक है, इसका रिएक्शन हमने कराया भैया एसिड के साथ R-COOH, ठीक है। रिएक्शन ये रिवर्सिबल होती है, दोनों डायरेक्शन में चलती है और एसिडिक मीडियम में होती है, डाइल्यूट H2SO या कंसनट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब भी रिएक्शन कराओगे तो OH हमेशा किससे आएगा, एसिड से। तो OH तो किससे आया, एसिड से, और H किससे आएगा, अल्कोहल से। तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा R-COOR, ठीक है, ये बन गया हमारा एस्टर, प्लस हमारा क्या निकल जाएगा, वाटर H2O, ठीक है। दूसरा रिएक्शन देखो, अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम कराते हैं एसिड एनाहाइड्राइड के साथ, एसिड एनाहाइड्राइड का फॉर्मूला ये है CH3CO होल ट्वाइस O, ये एसिड एनाहाइड्राइड है। ये भी रिएक्शन रिवर्सिबल होता है और एसिडिक मीडियम में होता है। इसमें भी हमारा CH3COOR एस्टर बनेगा, प्लस CH3COOH एसिड बनता है इसमें, एस्टर प्लस एसिड। तो एस्टर ये बन गया, एसिड हमारा ये बन जाता है इसमें, ठीक है। और दोनों रिएक्शन किस में रिवर्सिबल होती हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है दैट, क्वेश्चन ये बन के आता है रीजनिंग क्वेश्चन दैट ड्यूरिंग एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ड्यूरिंग एस्टरिफिकेशन रिएक्शन H2O should be removed, H2O should be removed immediately, why। क्वेश्चन समझ में आया कि जब हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करा रहे हैं तो जो हमारा वाटर बन रहा है इसको इमीडिएटली क्यों रिमूव कराना होता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है, ठीक है। रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल। तो हमारा एक तो एस्टर बन गया RCOR प्लस वाटर बन गया। अब अगर हम इस वाटर को रिमूव ना कराएं और इसको वाटर को रिमूव नहीं कराएंगे तो इसका अमाउंट बढ़ेगा, और अमाउंट बढ़ेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगा, ठीक है। रिएक्शन किधर जाने लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी एस्टर जो है वो अल्कोहल और एसिड में कन्वर्ट होने लगेगा। इसलिए वाटर को हमें रिमूव कराना होता है ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती रहे, ठीक है। तो टू शिफ्ट रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, टू शिफ्ट रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आप ये रीजन लिख सकते हैं, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन H2O should be removed in the reaction, ठीक है। रिएक्शन को अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कराना है तो वाटर को हमें रिमूव कराना पड़ेगा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में। एक एस्टरिफिकेशन रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ है। देखो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में एसिड,
आइदर एसिडिक एनाहाइड्राइड के साथ हो या एसिड के साथ हो तो हमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करना है। बट अगर हम अल्कोहल का रिएक्शन करा रहे हैं भाई इसके साथ एसिड क्लोराइड के साथ CH3COCl, पहले तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होता, एक ही डायरेक्शन में चलता है। दूसरा यहाँ पे जो बेस लिया जाता है वो लिया जाता है पिरीडीन। कौन सा बेस? पिरीडीन। और हमारा ये कंपाउंड बन जाता है CH3COOR प्लस HCl प्लस HCl। भाई ये Cl और ये हाइड्रोजन चला गया एज HCl। अब ये जो हमारा HCl बना है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस पिरीडीन का यूज़ होता है। ठीक है, दैट इन द रिएक्शन ऑफ इन द एसिटाइलेशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं एसिटाइलेशन रिएक्शन। इन द एसिटाइलेशन रिएक्शन अल्कोहल react with acid chloride to form ester plus HCl strong acid which get neutralized by using base pyridine। तो आई होप आपको ये रीजनिंग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, कि पिरीडीन का यूज़ क्यों करते हैं, एसिड का क्यों यूज़ नहीं किया, क्योंकि पिरीडीन जो है जो HCl बनता है साइड प्रोडक्ट उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि पिरीडीन आपका क्या है, बेस है। तो ये क्या करेगा, HCl को न्यूट्रलाइज कर देगा और हमें क्या मिल जाएगा, एस्टर मिल जाएगा प्योर। ठीक है, ये रिएक्शन समझ में आ गई। अब फिनोल भी सेम रिएक्शन देता है। फिनोल भी जैसे हमने फिनोल लिया, फिनोल का रिएक्शन हमने कराया एसिड के साथ CH3COOH। ठीक है, एसिडिक मीडियम में रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो देखो वाटर निकल जाएगा, OH यहाँ से जाना है, H यहाँ से जाना है। ठीक है, तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, देखो OCOCH3 ये कंपाउंड बनेगा हमारा। ठीक है, प्लस H2O। और अगर अब फिनोल का रिएक्शन हम कराने लगे एसिटिक एनाहाइड्राइड के साथ, ठीक है, प्लस एसिटिक एनाहाइड्राइड CH3COCH3, ये एसिटिक एनाहाइड्राइड का फॉर्मूला है। ये भी रिवर्सिबल होता है रिएक्शन, एसिडिक मीडियम में कराते हैं इसमें। ठीक है, और इसमें भी हमारा एसिटाइलेशन रिएक्शन होता है, कंपाउंड ये बनता है OCOCH3 प्लस CH3COOH। ठीक है, तीसरा रिएक्शन जो है हमारा वो है एसिड क्लोराइड के साथ फिनोल का, इसमें भी एस्टर बनेगा हमारा, फिनोल प्लस एसिड क्लोराइड CH3COCl। ठीक, इसमें हम पिरीडीन यूज़ करेंगे और ये बनाएगा एसिटिलिनाइड OCOCH3 प्लस HCl। ये फिनोल की रिएक्शन है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, और इससे पहले हमने पढ़ी थी अल्कोहल के एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो ये हमारा है रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड हुई हैं, नेक्स्ट टाइम हम वो डिस्कस करेंगे।